जिनसे मैं मिला नहीं हूँ या जिन्हें पहले नहीं देखा है, मेरा नाम जॉन है। मैं यहाँ अराइज में डेवरेल पे काम करता हूँ। मुख्य रूप से हमारे फीनिक्स उत्पाद पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन पहले अराइज एंटरप्राइज पर भी ध्यान दिया जाता था। और आज हम जिस पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है, यह वास्तव में एक तकनीक का परिचय दे रहा है जिसे नारियल या लगातार विचारों की श्रृंखला कहा जाता है। इसका नाम थोड़ा अलग है, लेकिन हम उस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पिछले सप्ताह में हुई कुछ घटनाओं का एक छोटा सा सारांश देकर शुरू करेंगे। जैसा कि हमेशा होता है, अगर आपके पास कोई प्रश्न है जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो बेझिझक उन्हें चैट या प्रश्नोत्तर में डाल सकते हैं। कोई भी ठीक है। और कृपया ऐसा करने में संकोच न करें। जब हम आगे बढ़ते हैं और हमें कुछ प्रश्न मिलते हैं तो यह हमेशा मजेदार होता है। लेकिन हाँ, पिछले सप्ताह या उससे पहले की कुछ कहानियों के संदर्भ में ये स्पष्ट रूप से उन सभी चीजों की एक संपूर्ण सूची नहीं है जो हुई है। ये कुछ ऐसे हैं जो मेरे ध्यान में आए और मुझे लगा कि विभिन्न कारणों से इन्हें उजागर करना उपयोगी हो सकता है। इनमें से पहला है एनवीडिया। इस सप्ताह की शुरुआत में उनका सत्र सीईएस में हुआ। जिन्हें नहीं पता, इस सप्ताह सीईएस है, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कई घोषणाएं और इसी तरह की चीजें मिलती हैं। तो एनवीडिया ने अपनी पूरी प्रस्तुति दी और कई चीजों की घोषणा की। उन्होंने लामा 3 पर आधारित मॉडल की एक श्रृंखला की घोषणा की, या बस लामा मॉडल की श्रृंखला से मेटा टीम से। और उन्होंने मूल रूप से उन मॉडलों को इस तरह से ट्यून किया कि वे विशेष रूप से एजेंट के रूप में बहुत अच्छे हों और वास्तव में अच्छे हों फंक्शन कॉलिंग और ऐसी चीजों के लिए। तो ये एक दिलचस्प विकास है मुख्य रूप से, क्योंकि यह एनवीडिया के रास्ते को जारी रखता है। रास्ता नीचे मौजूदा फाउंडेशन या मौजूदा अत्याधुनिक मॉडलों को ट्यून करने की यह प्रक्रिया, पहले के आधारों से शुरू करने और अधिक व्यापक प्रशिक्षण और पूर्व प्रशिक्षण करने के बजाय। तो ये एक दिलचस्प बात है। उस तरफ से एक छोटी सी जानकारी, उन्होंने अन्य हार्डवेयर की एक श्रृंखला की भी घोषणा की जिसमें नए जीपीयू की एक नई श्रृंखला शामिल है जो जब आएंगे तो शानदार होंगे, विशेष रूप से स्थानीय मॉडल समुदाय के लिए। और फिर वहां एक और चीज जो वास्तव में दिलचस्प थी वह है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म की घोषणा की जिसका नाम कॉस्मोस है, जो सभी भौतिक एआई के चारों ओर केंद्रित है। तो मेरी समझ से यह मॉडल, टूल, ढांचे और विभिन्न प्रकार की क्षमताओं की एक श्रृंखला है जो सभी का उद्देश्य भौतिक दुनिया में एआई के साथ काम करने के अनुभव को बेहतर बनाना है। तो आप एआई को रोबोटिक्स से कैसे जोड़ते हैं और आप उन सिस्टमों को सही तरीके से एक साथ काम करने के लिए कैसे प्राप्त करते हैं, जो एक दिलचस्प क्षेत्र है और इसे अगले कुछ वर्षों में लोकप्रियता और निवेश में वृद्धि के लिए प्रचारित किया गया है। ये वीडियो इस पर जोर देता है और इसलिए ये बस एक वीडियो की बात करता है, लेकिन इस पर जोर देते हुए अगर आप चाहें। दूसरी बात जिसे मैं उजागर करना चाहता था वह यह है कि एंथ्रोपिक ने हाल ही में एक दिलचस्प पोस्ट साझा की है जो उनके H1 2025 योजना के बारे में है, इस मॉडल संदर्भ प्रोटोकॉल के लिए जिसे उन्होंने कुछ हफ्ते पहले जारी किया था, शायद कुछ महीने पहले। इस बिंदु पर किसी के लिए जो मॉडल के बारे में अवगत नहीं है, संदर्भ प्रोटोकॉल है मूल रूप से एंथ्रोपिक का मानक है कि आप एक मॉडल से कैसे जुड़ेंगे। वे इसे एक यूएसबीसी प्रकार के सार्वभौमिक मानक के रूप में वर्णित करते हैं कि आप कैसे आप एक मॉडल को जानकारी देते हैं या एक मॉडल को विभिन्न सिस्टमों से जोड़ते हैं जो आपके पास हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मॉडल को विभिन्न सिस्टमों से जोड़ने का क्षेत्र या एजेंटों का एक साथ काम करना और विभिन्न एआई सिस्टमों के बीच इस आपसी संबंध को बनाना, यह वह है जिस पर हम और अधिक ध्यान दे रहे हैं। तो चाहे वह एंथ्रोपिक का मॉडल संदर्भ प्रोटोकॉल हो जो एक मानक बनता है या कुछ और, मुझे लगता है कि हम ऐसा करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि उस क्षेत्र में क्या होता है। और इसलिए उनके पास यह H1 2025 योजना है जो पढ़ने के लिए काफी दिलचस्प है। ये समझें कि वे अगले 6 महीनों के लिए उस प्रोटोकॉल को बनाने के बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ एक और चीज भी शामिल है जो है मेटा द्वारा तथ्य जांच को हटाना। ये कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि आज सुबह आया या शायद कल। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक दिलचस्प तरह की नई कहानी आई है कि वे अपने प्लेटफॉर्मों के लिए वापस जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और फिर अंत में यह आखिरी कहानी है। यहाँ पर मैं शीर्षक में इश्क क्यों रखता हूँ। डीपसीक V3 कुछ हफ्ते पहले का एक रिलीज था और इसका यहाँ होना का कारण यह है कि यह मेरे दृष्टिकोण से एक रोमांचक चीज रही है, क्योंकि मूल रूप से डीपसीक V3 कुछ मौजूदा उच्चतम स्तर के मॉडलों को एक सेट के बेंचमार्क पर पीछे छोड़ने में सक्षम रहा। स्पष्ट रूप से बेंचमार्क इस पर निर्भर करेंगे कि कौन परीक्षण कर रहा है और सब कुछ ऐसा ही। तो ये सिर्फ नहीं है, ये कहना नहीं है कि ये उन सभी मॉडलों से बेहतर है, लेकिन ये कम से कम उनके समान स्तर पर है और ये कुछ बेंचमार्क पर उन्हें पीछे छोड़ने में सक्षम है। और अगर आप सभी रिपोर्टों पर विश्वास करते हैं तो उन्होंने इसे लगभग $5 मिलियन का उपयोग करके प्रशिक्षित किया, जो कि ये अन्य समान प्रदर्शन वाले मॉडलों की तुलना में कई गुना कम है। उन्होंने शक्तिशाली मॉडल के लिए सस्ती प्रक्रिया अपनाई जो उपभोक्ता के लिए दिलचस्प और शानदार है। ये उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखना दिलचस्प और शानदार है क्योंकि इसका मतलब है कि उस मॉडल का उपयोग करने से जुड़ी सभी लागतें कम हैं। तो जैसे हम ओपनएआई को उनके बड़े $200 प्रति माह के स्तर के साथ देखते हैं, हम देख रहे हैं कि एआई सिस्टम की कीमत दोनों दिशाओं में बढ़ रही है, ऊपर और नीचे।
तो ये देखना कम से कम अच्छा है। ये कुछ ऐसा है कि हमारे पास कुछ चीजें हैं जो लागत को थोड़ा नीचे धकेल रही हैं। तो सभी एक दिलचस्प रिलीज है। उम्मीद है कि वहाँ उन लोगों के लिए कुछ नए चीजें होंगी जो इस क्षेत्र का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ मैं आज के लिए हमारे पास जो असली पेपर पढ़ने का है उसमें कूद जाऊंगा और हम वहां से और अधिक विस्तार में जा सकते हैं। चलो मैं बस जल्दी से चैट चेक कर लेता हूँ। शानदार। हाँ, हमने जिन सभी चीजों के बारे में बात की उनके लिए चैट में लिंक है, अगर कोई गहराई से देखना चाहता है। ठीक है, तो अब हम आज के लिए जो पेपर है उसमें कूदते हैं। मैंने इसका जिक्र किया कि यह एक तकनीक पेश कर रहा है जिसे कोकोनट कहा जाता है, या निरंतर विचारों की श्रृंखला। वास्तविक पेपर का शीर्षक है बड़े भाषा मॉडलों को निरंतर छिपी हुई जगह में तर्क करने के लिए प्रशिक्षित करना। लेकिन कोकोनट थोड़ा आकर्षक है और ये मेटा की एक टीम से एक और पेपर है। हमने वास्तव में इस श्रृंखला में कई मेटा पेपरों को अच्छे कारणों से कवर किया है। वहां से विभिन्न टीमों से बहुत सारे वास्तव में दिलचस्प शोध सामने आ रहे हैं, तो ये देखना शानदार है। और फिर पेपर खुद केवल कुछ हफ्ते पहले दिसंबर के मध्य में जारी किया गया था। तो हम इस पर काफी हाल ही में हैं और इसलिए हमने इसके प्रति थोड़ी प्रतिक्रिया देखी है, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी इसे कवर करने के लिए एक दिलचस्प पेपर है। और यहाँ मुख्य विचार ये है कि अगर आप देखें कि कैसे यहाँ तक कि इंसान भी कुछ जटिल तर्क कार्य करते हैं, तो वे वास्तव में ऐसा नहीं करते। लेकिन पेपर कुछ वैज्ञानिक परीक्षणों और प्रयोगों का उल्लेख करके शुरू होता है जहां वे मस्तिष्क की रसायन विज्ञान और मस्तिष्क की गतिविधि को ट्रैक कर रहे हैं जब इंसान जटिल कार्यों के माध्यम से तर्क करते हैं। और वैज्ञानिकों ने पाया है वह यह है कि कभी कभी हम वास्तव में अपने भाषा केंद्रों को पूरी तरह से छोड़ देते हैं जब हम इंसान इन जटिल तर्क कार्यों से गुजर रहे होते हैं। हम उस प्रक्रिया के दौरान अपने सभी विचारों को वास्तविक भाषा में नहीं बदलेंगे, हम उस चरण को छोड़ देते हैं। हम अपने मस्तिष्क के उस केंद्र को बाईपास कर देते हैं जब हम मॉडलों से इस तरह के चरण दर चरण तर्क करने के लिए कह रहे होते हैं। और इस तरह की ये अधिक पुनरावृत्त है। अपने विचारों को स्पष्ट करें। जैसे ही आप प्रक्रिया में जाते हैं, उन्हें सब कुछ भाषा में बदलना होता है। हम उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं उनके भाषा केंद्र के माध्यम से इस तरह। और इसलिए इस पेपर ने मूल रूप से यह सवाल पूछा कि क्या होगा अगर हम सामान्य विचार श्रृंखला करें, लेकिन हम मॉडलों से हर कदम पर इसे वास्तविक मानव पठनीय भाषा में वापस अनुवाद करने के लिए नहीं कह रहे थे। और हमने उन्हें अपने विचारों में काम करने के लिए अधिक कुशल रास्ता अपनाने की अनुमति दी, बजाय इसके कि हर कदम पर इसे भाषा में अनुवादित करें। तो वास्तव में ये एक दिलचस्प तरह का सवाल है। यहाँ जो सवाल उठाया जा रहा है, मुझे यह भी हमेशा दिलचस्प लगता है जब वे किसी न किसी तरीके से मॉडलों की तुलना मानव मस्तिष्क से करते हैं और उन अंतर्दृष्टियों को निकालने की कोशिश करते हैं जो हमने मानव मस्तिष्क में देखी हैं और उन्हें मॉडलों पर लागू करते हैं। तो यह एक दिलचस्प परिकल्पना है जो उनके पास यहाँ है। तो चलिए देखते हैं कि वे वास्तव में इसे कैसे करते हैं। एक चीज जिस पर मैं जल्दी से बात करना चाहता हूं वह यह है कि जो कोई भी विचार श्रृंखला से परिचित नहीं है या पहले विचार श्रृंखला में नहीं आया है, उनके लिए बस एक त्वरित परिचय। विचार श्रृंखला मूल रूप से एक तकनीक है जिसमें मॉडलों से उनके तर्क को समझाने के लिए कहा जाता है पहले कि वे आपको उत्तर दें। तो कदम दर कदम चलें, एक समस्या को हल करें, आपको हर एक कदम का पाठ दें जो वे उत्तर तक पहुंचने के लिए करते हैं। और ये अब काफी समय से मौजूद है। ये किसी भी तरह से एक नई तकनीक नहीं है, लेकिन ये कई बार दिखाया गया है। मॉडलों की सटीकता को सुधारने के लिए उन्हें कदम दर कदम सोचने के लिए मजबूर करना। वे चीजों को समझने में थोड़ा अधिक समय लेते हैं, वे तर्क को विकसित करते हैं और वे वास्तव में अक्सर एक मजबूत परिणाम तक पहुंच सकते हैं बजाय इसके कि वे सीधे उत्तर पर जाएं। तो ये कुछ ऐसा है जो हमने उद्योग में बहुत देखा है हाल ही में ओपन एआई के O1 और O3 जैसी चीजों के साथ। वे सख्ती से विचारों की श्रृंखला नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह भाषा में समस्या को हल करने के लिए बहुत समान लगता है। वे वहां कुछ छोटे अंतर कर रहे हैं, लेकिन विचार समान है। कदम दर कदम सोचें और समस्या को हल करें। और यह प्रॉम्प्टिंग के माध्यम से किया जा सकता है। आप दाएं उदाहरण में एक मॉडल को विचारों की श्रृंखला उदाहरण के साथ प्रॉम्प्ट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं इसे काम करना चाहिए। आप इसे कदम दर कदम सोचने कह सकते हैं, लेकिन आप उस क्षमता को एक मॉडल में प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि वह उसी तरह उत्तर दे। तो हमेशा प्रॉम्प्टिंग नहीं होना चाहिए, यह प्रशिक्षण से हो सकता है। विचारों की श्रृंखला मौजूदा तकनीक है जो समय से मौजूद है। जब हम इस पेपर में निरंतर विचारों की श्रृंखला को देखते हैं तो यह विचारों की श्रृंखला का परिवर्तित रूप है। यह मॉडल की अवस्थाओं का उपयोग करता है, न कि मानव भाषा, ताकि विचारों का प्रतिनिधित्व किया जा सके जब यह प्रक्रिया से गुजरता है। तो हर एक प्रकार तार्किक कदम जो यह उठाता है उसे प्रिंट करने के बजाय एक भाषा के रूप में और मानवों के पढ़ने के लिए एक प्रकार के पाठ के रूप में। यह उस समय मॉडल की स्थिति का है और इसका उपयोग विचार दिखाने के लिए करता है जो मॉडल प्रक्रिया से गुजरता है। तो अगर आप यहाँ बाईं ओर देखें तो हमारे पास पारंपरिक विचारों की श्रृंखला का एक उदाहरण है जहां आपके पास एक प्रश्न है जिसे एक मॉडल में लिया जा रहा है। एक टोकन उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आउटपुट किया जाता है। वह आउटपुट टोकन वापस आता है, वास्तव में इसे एम्बेडिंग में बदल दिया जाता है ताकि फिर से मॉडल में पास किया जा सके। और आप हर अलग टोकन को एम्बेड करने के इस कदम को जारी रखते हैं जो आउटपुट होता है। तो आप कई चरणों से गुजर रहे हैं।
हालांकि मॉडल को इसे दोनों पक्षों से समान इनपुट और आउटपुट स्वीकार करना चाहिए। अब इस अतिरिक्त कदम पर जा रहे हैं, एक ऐसा भाषा टोकन बनाया जा रहा है जिसे विभिन्न चरणों पर पठनीय प्रतिक्रिया देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। निरंतर विचारों की श्रृंखला में मूल रूप से वे इस स्थिति या छिपी हुई स्थिति के माध्यम से गुजर रहे हैं जो आमतौर पर मॉडल की एक छिपी हुई स्थिति होती है। उनमें से प्रत्येक चरण में, इसके बजाय कि वह उस चरण को पूरी तरह से पाठ या टोकनों में अनुवादित करे जिसे पढ़ा जा सके, और इसलिए इस पेपर के हिस्से के रूप में वे एक मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए जाते हैं ताकि वास्तव में इस तकनीक का उपयोग किया जा सके। वे एक GPT-2 मॉडल को प्रशिक्षित करते हैं और वे इस बहुचरणीय पाठ्यक्रम का उपयोग करते हैं जो नीचे दिए गए ग्राफिक में दर्शाया गया है। या उन्होंने इसे बदलने के लिए जो किया है वह यह है कि उन्होंने एक बुनियादी चरण शून्य, वे बस एक मानक विचारों की श्रृंखला का उदाहरण पास करते हैं। तो एक प्रश्न, उसके बाद उस भाषा में सभी चरणों की श्रृंखला जो मॉडल प्रक्रिया से गुजरता है, और फिर उत्तर, और फिर वहां से प्रत्येक चरण में वे अंतिम चरण या अंतिम कदम करते हैं जो मॉडल उस उदाहरण में से गुजरता है, और वे मूल रूप से बदलते हैं एक भाषा के कदम को एक समय में। इस विचार के साथ, इस प्रकार के निरंतर विचार के साथ, उस समय मॉडल की यह स्थिति बिंदु, जब तक अंत में वे बस इस प्रश्न को छू रहे हैं और फिर विचार 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 करते हुए उत्तर तक पहुंचते हैं। तो इस मामले में उपयोगकर्ता के लिए कोई मध्यवर्ती कदम नहीं है जो प्रिंट किए जा रहे हैं या इस तरह से दृश्य या समझने योग्य है, लेकिन आपके पास ये विचार हैं जो अभी भी चल रहे हैं और मॉडल अभी भी उस प्रक्रिया से गुजर रहा है। और फिर वे इस बॉट EOT टोकनों का उपयोग करते हैं ताकि यह चिह्नित किया जा सके कि विचार कहाँ है या विचार टोकनों की सीमाएं वहां हैं। इससे संबंधित एक और बात यह है कि प्रशिक्षण में उन्होंने एक मानक हानि फंक्शन का उपयोग किया, यह सामान्य नकारात्मक लॉग संभावना हानि, लेकिन उन्होंने प्रश्नों और छिपे हुए विचारों से संबंधित सभी हानियों को छिपा दिया। तो ये विचार यहाँ है। वे मॉडल को विचार संकुचन और कम विचारों में उत्तर देने से रोकना चाहते थे। विचारों को संकुचित करें और सवाल का उत्तर कम विचारों के साथ देने की कोशिश करें। वे नहीं चाहते थे कि इसके चारों ओर कोई पुरस्कार प्रणाली हो। विचार करने के चरण की संक्षिप्तता, वे केवल उत्तर की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और इसे कम करने की कोशिश नहीं करना चाहते थे, जो एक दिलचस्प चीज है जो उन्होंने वहां बनाई। तो इसे ध्यान में रखते हुए ये उन्हें वो मॉडल देगा जो प्रशिक्षित किया गया है, और अब उन्हें इस मॉडल को अनुमान लगाने के लिए कुछ तरीके की आवश्यकता है इसी प्रकार के विचारों के साथ जो गणना की जा रही है, और इसलिए वे इसे इस तरह करते हैं कि मॉडल किसी भी क्षण में दो स्थितियों में हो सकता है। एक है लेटेंट मोड और दूसरा है भाषा मोड। और इसलिए लेटेंट मोड वह है जहां मॉडल सोच रहा है, तो ये इसके सोचने की अवस्था है। यह प्रक्रिया है और यह विचारों को मॉडल अवस्थाओं में प्रस्तुत कर रहा है। भाषा का उपयोग करने के बजाय विभिन्न मॉडल अवस्थाएं होती हैं। कभी यह पलटता है और कहता है अब मुझे पर्याप्त जानकारी मिल गई है, मैं एक मानव तरीके से उत्तर दे सकता हूँ। और यह भाषा मोड में स्विच करता है जहां यह मानव पढ़ने योग्य प्रतिक्रिया वापस देने वाला होता है। और इसलिए यहाँ सवाल ये है कि उम्मीद है कि कुछ लोग सोच रहे हैं, आप कैसे जानते हैं कि इसे फिर से भाषा मोड में कब स्विच करना है? आप कैसे जानते हैं कि यह सोचने में समाप्त हो गया है अगर आप निश्चित नहीं हैं कि सोचने के प्रतिनिधित्व का वास्तव में क्या अर्थ है? और दिलचस्प बात यह है कि पेपर में वे इस पर अधिक विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बाइनरी क्लासिफायर को प्रशिक्षित करने से शुरुआत की ताकि यह तय किया जा सके कि मॉडल को लेटेंट मोड से भाषा मोड में कब स्विच करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने उस पूरे प्रक्रिया को पूरा किया। और फिर उन्होंने बस कोशिश की लेटेंट मोड के लिए एक विशिष्ट लंबाई के लिए पैडिंग करना, मूल रूप से। तो जैसे कह रहे हैं, ठीक है, आप विचारों के साथ इस मात्रा का स्थान भर सकते हैं, और उन्होंने पाया कि वे प्रदर्शन के मामले में समान या लगभग समान हैं। तो उन्होंने इस तरह की लंबाई के लिए बस पैडिंग के अधिक बुनियादी मोड का चयन किया, ये कहने के लिए कि ठीक है, आप मूल रूप से इस मात्रा के टोकनों के लिए सोच सकते हैं। ये थोड़ा दिलचस्प है कि वे बस अधिक सरल दृष्टिकोण पर जा सके, जो कि कुल मिलाकर एक अच्छा सबक भी है, जैसे आप इनमें से कुछ तर्क या शोध कर रहे हैं। तो इसी तरह वे अनुरोधों को संभालने में सक्षम होते हैं जब वे अनुमान के समय आते हैं। तो अब सवाल यह है, ये वास्तव में कैसे काम करता है? यह कुछ अन्य दृष्टिकोणों जैसे पारंपरिक विचार श्रृंखला या अन्य विधियों की तुलना में कैसे है? जो उन्होंने पत्र में प्रस्तुत किया है वह यह है कि वे इस नारियल विधि की तुलना कुछ विभिन्न शर्तों के साथ करते हैं। जब वे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसी चीजें शामिल करते हैं, जब वे विचार प्रक्रिया जैसी चीजें शामिल करते हैं, उन्होंने इसे बेस विचार श्रृंखला के खिलाफ तुलना की है। तो यहाँ पहली पंक्ति में कोई विचार श्रृंखला नहीं है, बस बुनियादी प्रतिक्रियाएं। और फिर ICOT फॉग को एकीकृत किया जाता है। विचार श्रृंखला जो मॉडल में प्रशिक्षित और प्रतिक्रिया प्रक्रिया में एकीकृत की गई है, इसे पॉज टोकन का उपयोग करना कहते हैं। हमने इससे पहले थोड़ा सा छोड़ दिया था,
लेकिन पॉज टोकन मूल रूप से एक तकनीक है जिसमें मॉडल की विचार प्रक्रिया में एक स्थान होता है जहां इसे थोड़ा रुकना और इंतजार करना होता है और फिर ये सोचने को जारी रख सकता है। और कुछ शोध हैं जो ये सुझाव देते हैं कि ये एक तरीका है मजबूत प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने या समस्या के लिए अधिक कंप्यूटिंग शक्ति समर्पित करने के लिए। कुछ ऐसा है पत्र में उल्लेख किया, ये पहले नहीं देखा था पर दिलचस्प क्षेत्र था गहराई से जाने के लिए। वे इसे विभिन्न तकनीकों के खिलाफ तुलना करते हैं और वे पत्र में दावा करते हैं कि नारियल मॉडल इन अन्य तकनीकों में से कई से बेहतर प्रदर्शन करता है। मुझे लगता है कि उनके पास कुछ परिणाम हैं जो पूरी तरह से मेरे लिए स्पष्ट नहीं हैं और मैं शायद गलत समझ रहा हूँ, लेकिन यह सामान्य विचार श्रृंखला को हरा देता है। कुछ मामलों में वास्तव में यह पहले मामले में कम है। यह एक अजीब परिणाम है, विचार इन तकनीकों को हरा पाएगी, इसलिए मैं सुनिश्चित नहीं हूं कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन इसके बाकी हिस्से में ये कुछ जगहों पर तुलनीय है और फिर यह अन्य जगहों पर सामान्य विचार श्रृंखला को काफी हद तक हरा देता है। लेकिन दूसरी बात जो बताने योग्य है वह यह है कि एकीकृत विचार श्रृंखला का दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा काम करता है, तो ये जरूरी नहीं कि यह हरा दे या यह यहाँ अधिकांश मामलों में नारियल मॉडल को हरा देता है, तो वे बहुत तुलनीय है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि नारियल मॉडल जटिल समस्याओं के साथ बेहतर प्रदर्शन करता है। तो ये वास्तव में सुझाव देता है कि हम शायद नहीं देख पाए हैं इस ढांचे के लिए असली इस ढांचे के लिए ये एक मजबूत क्षेत्र है। यह है कि आपको और भी कठिन या अधिक चुनौतीपूर्ण तार्किक समस्याओं तक पहुंचने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यह बेहतर और बेहतर करने लगता है जैसे जैसे समस्या कुछ हद तक कठिन होती जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ क्षेत्र हों जहां यह वास्तव में अधिक लागू हो, कुछ कठिन डेटा सेट या कठिन मानकों में। हालांकि एक और बात जो बताने योग्य है, ये कुछ उनकी विधियों की तुलना में काफी कम छोटे टोकनों के साथ इन प्रतिक्रियाओं को पा सकता है, तो विशेष रूप से विचार श्रृंखला के दृष्टिकोणों की तुलना में। तो ये वहां बहुत सारे टोकन उपयोग को बचाने में सक्षम है। निर्भर करता है कि किस तरह के अनुप्रयोग हैं, आप इसे कम करने की कोशिश करेंगे तो ये उस कमी को हासिल करने में सक्षम है, जो अच्छी बात है। और वे इसके बारे में बहुत बात करते हैं, विचारों की संख्या जो वास्तव में मॉडल को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक होती है, और जो परिणाम वे प्रस्तुत करते हैं उसके आधार पर ऐसा लगता है कि तीन एक तरह का टिपिंग पॉइंट है जहां यह वास्तव में अन्य प्रणालियों की तुलना में बहुत बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि जब आप के को तीन या अधिक होने की अनुमति देते हैं, और इस मामले में के उन विचारों की संख्या है जो मॉडल उस निहित विचार स्थान में रख सकता है। जवाब तक पहुंचने से पहले आप बेहतर और बेहतर करने लगते हैं और फिर आप लाभ खोने लगते हैं। इस मामले में तीन से ऊपर जाते ही लाभ कुछ कम होने लगते हैं, लेकिन यह दिलचस्प है, इस मामले में तीन ज्यादा नहीं है, यह काफी जल्दी हो सकता है और इसलिए यह वहां बहुत तेजी से और जल्दी बढ़ता है, जो दिलचस्प और मॉडल के लिए कुछ हद तक आशाजनक है। मैं एक त्वरित उदाहरण समस्या के माध्यम से जाऊंगा। आप देख सकते हैं कि यह कैसे चलता है और कुछ संभावित प्रतिक्रियाओं को कम कर देता है। इस तकनीक के फायदों में से एक यह है कि अन्य विचार श्रृंखला के दृष्टिकोणों के समान है, सक्षम है संभावित परिणामों के माध्यम से एक चौड़ाई पहले शैली की खोज करें। तो यह एक ही समय में कई अलग अलग समानांतर परिणामों पर नजर डालने में सक्षम है और फिर वहां से उन परिणामों की संभावनाओं को कम कर देता है। ये पेपर से लिया गया है। तो उनके पास एक बहुत मजेदार उदाहरण है, जैसे कि इन सभी विभिन्न शब्दों की तरह हर ग्रिम्प का ये एक यम्पस है, हर वार्प एक जेल्प्स है, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है एक तरह का तार्किक ग्राफ बनाता है। और फिर पूछना, ठीक है, अगर इलेक्स एक कॉर्प है तो क्या इलेक्स एक कॉर्पस है या बम्पस या जो भी ये तरह के बनाए गए शब्द हैं। और जब वे जाते हैं तो वे देखते हैं कि विचारों की श्रृंखला असल में एक उत्तर का भ्रम पैदा करेगी या कक्षाओं के बीच एक संबंध का भ्रम पैदा करेगी। एक गलत उत्तर पर पहुंच जाते हैं। नारियल मॉडल जब वे इसे एक विचार के साथ आगे बढ़ाते हैं तो यह उत्तर को चूक जाता है और नहीं पाता। जब वे इसे दो विचार रखने देते हैं तो यह सही उत्तर पाता है। वे इसे एक ग्राफिकल संरचना के भीतर दिखाते हैं जहां वे हर कदम पर मॉडल से संभावनाएं देखते हैं। यह एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन वे पाते हैं कि जब वे विचार सीमित करते हैं तो मॉडल व्यापक रहता है। ये कहने में सक्षम है, ठीक है, मेरे पास ये तीन संभावनाएं हैं जो वास्तव में हो सकती हैं। वहां उत्तर मेरे पास 0.33, 0.32 और 0.16 है। तो पहले कदम पर यह वास्तव में सुनिश्चित नहीं है, लेकिन फिर जैसे ही आप इसे दो विचार रखने की अनुमति देते हैं और इस विशेष समस्या के स्थिति स्थान में एक कदम और आगे बढ़ते हैं, यह वास्तव में जल्दी से सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित कर लेता है। और इसलिए ये इस तकनीक का एक उदाहरण है जो कई विभिन्न चीजों का संचालन और विश्लेषण करने में सक्षम है। संभावित उत्तरों को समानांतर में देखना जो यहाँ दिलचस्प है। और एक और तरीका जिससे वे इसे दिखाते हैं, वे वास्तव में देखते हैं संचयी मॉडल के पास शीर्ष तीन मानों की प्रत्येक की संभावना
पहले विचारों के लिए और फिर दूसरे विचारों के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है? अगर आप देखें, वास्तव में बुनियादी रूप से शीर्ष उत्तर की संभावना, जैसे कि यहाँ पर सबसे संभावित उत्तर केवल लगभग 0.6 है, ऐसा यहाँ, और यह लगभग 0.8 की ओर और वहाँ 1 की ओर। ये पहले विकल्प पर निश्चित नहीं होता। तो जब आपके पास एक विचार होता है, पहले और दूसरे के साथ समृद्धि पर भी निश्चित नहीं, आप लगभग 0.8 के बीच रह सकते हैं और 0.1 और 1, और फिर जब आपके पास तीसरा होता है तो आप शीर्ष की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जो आप पाते हैं, आप असल में ग्राफों को एक दूसरे की ओर समेटते हुए देखना शुरू करते हैं। यह अपने पहले विकल्प के बारे में जल्दी अधिक निश्चित हो जाता है जब आप इसी तरह के दूसरे विचार की अनुमति देते हैं। प्रक्रिया और फिर यह प्रवृत्ति जारी है जब आप इसे 2 से अधिक, 3 से अधिक विचार रखने की अनुमति देते हैं, और यह 3 दायरे में पहुंचने पर थोड़ा कम हो जाता है। तो उम्मीद है कि जब हम वहां से गुजरे तो ये लोगों के लिए समझ में आया। यह पेपर दिलचस्प है क्योंकि इसका बहुत सारा हिस्सा दूसरे आधे पर केंद्रित है। ये सब इस राजस्थान व्याख्या और तरह की चर्चा के चारों ओर है, जो एक दिलचस्प पढ़ाई है अगर लोग जिज्ञासु हैं। हमें यहाँ किस तरह के शो की ओर ले जाने के लिए, मुझे लगता है कि जब हम इसे देखते हैं तो ये एक दिलचस्प तकनीक है। मेरे विचार में ये वास्तव में एक शानदार परिकल्पना है, लेकिन मुझे लगता है कि परिणामों को देखते हुए ये वास्तव में मानक विचार श्रृंखला पर एक स्पष्ट विजेता के रूप में नहीं उभरता। ये टोकन उपयोग के दृष्टिकोण से सक्षम है, लेकिन विशेष रूप से जब एकीकृत विचार श्रृंखला जैसी चीजों को देखते हैं तो यह हर मोर्चे पर इसे हराने में सक्षम नहीं है। तो मेरे मन में यह शायद एकीकृत विचार श्रृंखला का एक विकल्प है। यह अभी भी मानक विचार श्रृंखला से बेहतर है, लेकिन ये कहते हुए इसे खुद से उपयोग करना भी इतना आसान नहीं है। आप संभावित रूप से मॉडल तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहां से आपको निष्कर्षण प्रक्रिया का प्रबंधन भी करना होगा। तो ये उपयोग करने के लिए सबसे आसान मॉडल नहीं है। यह शायद ये निकट भविष्य में बदल सकता है क्योंकि यह अभी भी काफी नया है। वे मॉडल तक पहुंच को आसान बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच मैं सोचता हूँ ये मेरे दृष्टिकोण से एक दिलचस्प तकनीक के तहत रखा जा रहा है जिसे कुछ परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ये तुरंत एक गेम चेंजर नहीं है कि सभी को विचार श्रृंखला से इस नए निरंतर विचार श्रृंखला विधि पर स्विच करना चाहिए, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर यह एक फलदायी शोध क्षेत्र हो। हम कठिन समस्या स्थितियों की ओर बढ़ते हैं जो हम प्रदान कर रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि यह तकनीक वहां एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरने लगी है। तो एक ऐसा है जिसे देखना चाहिए, लेकिन एक ऐसा जिसे तुरंत जाओ और इसे लागू करो, कम से कम मेरे दृष्टिकोण से। और यही सब कुछ है जो मेरे पास आज सभी के लिए है। मुझे नहीं पता कि क्या कोई सवाल हैं जिन्हें हम चैट में डाल सकते हैं या ऐसा कुछ। हमारे पास लगभग 5 मिनट या उससे थोड़ा कम समय बचा है, तो बेझिझक वहां चैट में कोई भी सवाल डालें। अन्यथा मैं 1 या 2 मिनट के लिए रुक जाऊंगा अगर किसी के पास कोई विचार है। और अगर नहीं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का ध्यान के लिए आभारी हूँ। ये आपके लिए एक दिलचस्प सत्र था। हम अपनी नियमित अनुसूची पर वापस आ गए हैं, तो हम इन सत्रों में से 1 और 2 हफ्ते बाद करेंगे और हम अपनी सामान्य प्रक्रिया पर वापस आ जाएंगे जैसे हम बढ़े। धन्यवाद सभी को।